सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि प्रिज्म के पदार्थ के या अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है ABC जो है कांच का एक मुख्य परिच्छेद है। प्रिज्म के कांच का एक क्या हो गया, मुख्य परिच्छेद हो गया ABC। यह हो गया ABC। यह जो होगा कोण A, वह प्रिज्म कोण कहलाता है। तो यह जो ABC बनाया गया है, यह ABC प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म कांच की प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है। प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है, कटा हुआ भाग यह ABC। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रकाश से किरण यहाँ पर आपतित हो रहा है PQ। यह प्रकाश से किरण कौन सा आपतित हो रहा है, PQ। यह PQ प्रकाश से किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश से किरण है यह वायु से किसमें प्रवेश करने जा रही है, कांच में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश से किरण वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। किधर झुकेगी, अविलंब की तरफ। तो बिंदु Q पर सबसे पहला हमारा काम होगा बिंदु Q पर अविलंब पता करना। क्या काम होगा, बिंदु Q पर अविलंब पता करना। तो अविलंब पता कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचना है जो है अविलंब का कार्य करेगा। यह जो खींचा गया रेखा है यह किसका कार्य कर रहा है, अविलंब का कार्य कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए यह पॉइंट हो गया E और यह पॉइंट हो गया N। तो EN क्या है, अविलंब हो गया। तो यह जो प्रकाश किरण है वह सीधे ना जाकर अब यह प्रकाश किरण अविलंब की तरफ क्या होगी, बैंड होगी, झुकेगी। यह कुछ इस तरह से प्रकाश किरण निर्गत होगा, ऐसे। इसको जाना चाहिए सीधे, देखिए सीधे नहीं गया है, यह अविलंब की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है। अविलंब की तरफ क्यों झुका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश से किरण वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होगी, बैंड होगी। तो जैसे यह पॉइंट मान लीजिए PQ, यह पॉइंट मान लीजिए R हो गया। जैसे यह प्रकाश किरण पॉइंट R पर आएगा, यानी प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ AC पर आएगा, तो यह प्रकाश किरण अब यहाँ पे कांच से किस में जा रही है, पहले तो वायु से कांच में गई तो अविलंब की तरफ झुकी, फिर अब प्रकाश किरण क्या हो रही है, कांच से किस में जा रही है, वायु में। तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु R पर अविलंब का पता करेंगे। तो बिंदु R पर अविलंब का पता कैसे किया जाएगा, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देना है। यह खींची गई रेखा है किसका कार्य करेगा, तो अविलंब का कार्य करेगा। यह मान लीजिए M हो गया। तो EN किसका कार्य कर रहा है, अविलंब का कार्य कर रहा है। तो ये जो प्रकाश किरण है वो अविलंब की तरफ न झुककर अविलंब से दूर हटेगा। अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो यह प्रकाश किरण जो होगा वो आर्यस दिशा में कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, आर्यस दिशा में। कैसे हुआ, देखिए एक प्रकाश किरण यहाँ पर PQ आपतित किया गया है। तो यह प्रकाश किरण PQ जो है वह वायु से किस में जा रही है, कांच में। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या किया है कि बिंदु Q पर अविलंब का पता किया है। तो बिंदु Q पर अविलंब का पता करने के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देना है। यह खींची गई जो सीधी रेखा EN है, खींची गई रेखा EN एक किसका कार्य करेगा, तो अविलंब का कार्य करेगा। अब ये जो प्रकाश किरण QR है, अब प्रकाश किरण QR जो है वो कांच में है। अब यह जो जैसे ही कांच से वायु में आएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। कांच से वायु में आएगी क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, R पर अविलंब का पता करेंगे। तो अविलंब कैसे पता करना है, तो यहाँ से एक रेखा खींच देना है EM। जो EM रेखा खींचा गया है वो किसका कार्य करेगा, अविलंब की कार्य करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आर्यस दिशा में अविलंब से जो प्रकाश किरण है अविलंब से दूर हटकर आर्यस दिशा में क्या होगी, निर्गत हो जाएगी, निकल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो देखिए ये जो आपतित किरण PQ है, अगर आपतित किरण PQ को हम लोग आगे बढ़ाएं, आपतित किरण PQ को कहां बढ़ाया जाए, आगे की तरफ। और जो निर्गत किरण RS है, निर्गत किरण RS अगर इसको हम लोग बढ़ाएं पीछे की तरफ, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को मान लेते हैं हम लोग बिंदु D पर काट रही हैं।
ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, बिंदु डी पर। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं, जिससे मान लीजिए यहां पर देखिए 1 मिनट के लिए इन किरणों को अगर हम लोग ऐसे आगे तरफ बढ़ाएं तो यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं, मान लीजिए हम लोग कि इन दोनों किरणें जो है एक दूसरे को बिंदु डी पर काट रही हैं। तो इनके बीच बना जो कोण है यह कहलाता है विचलन कोण, जिसे डेल्टा से लिखा जाता है। अगर आपकी किरण PQ को कहां बढ़ाएं, आगे, और निर्गत किरण RS को कहां बढ़ाएं, पीछे, तो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को ऐसे काट देंगे। तो इनके बीच में ऐसे काट रहे हैं तो इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इनके बीच में जो बना कोण है वह कहलाता है विचलन कोण। क्या कहलाता है, विचलन कोण, जिसे लिखा किससे जाता है, डेल्टा से। तो अब देखिए यह जो है आपतन कोण I हो गया और यह अपवर्तन कोण क्या हो गया, R। यहां पर यह आपतन कोण I डैश हो जाएगा और यह अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल चलना है। अब देखिए यह पूरा कोण I है, तो शीर्षाभिमुख कोण से यह पूरा कोण I होगा, जिसमें से यह R है तो यह कोण कितना होगा, इस पूरे कोण में से अगर इतना घटा दिया जाए तो यह कोण निकल जाएगा। यह पूरा कोण देखिए यहां से आता है, यह पूरा कोण I हो रहा है, यह पूरा कोण कितना है, I है। I में से इतना क्या है, R है, तो यह कितना होगा, I माइनस R। यदि यहाँ पर जो एंगल बनेगा यह एंगल हो जाएगा I माइनस R। वैसे ही यहाँ पर देखिए यह जो एंगल होगा यह पूरा कोण कितना है, यह पूरा कोण I है, तो शीर्षाभिमुख कोण से यह पूरा कोण क्या होगा, I होगा। इस I में इतना I R डैश है, तो यह कितना होगा, I में डैश में से R डैश घटा देंगे हम लोग, तो यह कोण जो मिलेगा वो हो जाएगा I डैश माइनस R डैश, I डैश माइनस R डैश। तो यहाँ पर देखिए यह जो त्रिभुज बन रहा है QDR, हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज QDR में डेल्टा बहिष्कोण है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है बहिष्कोण क्या है, किसी भी त्रिभुज के बाहर बना कोण क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। तो देखिए त्रिभुज DQR का यह क्या है, डेल्टा बहिष्कोण है, और बताया गया कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो बहिष्कोण डेल्टा है वह अंतराभिमुख कोणों के योगफल का क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण क्या कौन कौन सा होगा, एक हो गया I माइनस R प्लस दूसरा क्या हो गया I डैश माइनस R डैश हो गया। तो अब यहां से हो जाएगा डेल्टा बराबर I वाले टर्म को एक पास लिख देना है, I माइनस प्लस I डैश एक पास हो गया, फिर यह माइनस R है या माइनस R डैश है, इन दोनों में से माइनस हम लोग कॉमन करेंगे तो मिलेगा R प्लस कितना R डैश। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया मान लीजिए, तो इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट हो गया। इतना देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह एक चतुर्भुज बन रहा है AQERA। देखिए कौन सा चतुर्भुज बना, AQER, AQER, यह एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें से कोण Q और कोण R 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, इसे चतुर्भुज पढ़ा जाता है। तो चतुर्भुज AQER में कोण AQE, कोण AQE तथा कोण यह ले लीजिए ARE समकोण है। ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। इसलिए कोण A तथा कोण E का
180 अंश होगा। कहने का मतलब है कि इस चतुर्भुज में कोण ई और कोण आर क्या है, समकोण है। तो ए और ई का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। जैसे चतुर्भुज में मान लीजिए चतुर्भुज है, तो अगर यह दोनों कोण का योगफल 180 अंश है, तो इन दोनों कोण, अगर यह दोनों कोण का दोनों कोण समकोण है, यह दोनों कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 अंश कितना होगा, 360 अंश। तो यह देखिए, यह 90 अंश, यह 90 अंश है, तो 180 हुआ। इसका मतलब यह 90 होगा, यह 90 होगा, तो 180 कितना हो गया, 360 अंश। तो वही लिखा गया है कि चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई और कोण ए आर ई समकोण है। तो कोण ए और कोण ई का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ई का योगफल कितना हो गया, 180 अंश। और मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब यहां पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है क्यू ई आर। कौन सा त्रिभुज लिखा जाएगा, त्रिभुज क्यू ई आर में कौन सा त्रिभुज लिया गया, देखिए क्यू ई आर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। यानी कोण आर प्लस कोण आर डैश और प्लस ये तीसरा कोण क्या हो गया, ई, इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, सॉरी यह इक्वेशन सेकेंड होगा या क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि एक बन चुका है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। 2 और 3 से क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों का दूसरा पक्ष बराबर है, तो दोनों का पहला पक्ष बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर होगा, यानी r प्लस आर डैश प्लस ई बराबर हो जाएगा a प्लस ई। अब दोनों तरफ से ई से ही कटेगा, तो r प्लस आर डैश बराबर क्या निकलेगा, a निकलेगा। और मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये हो गया 4। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए ये हो जाएगा डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश है, और आर प्लस आर डैश का मान यहाँ पर क्या निकला है, ए निकला है। तो इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यह इक्वेशन नंबर हो गया कितना, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में आई जो होगा, आई डैश जो होगा वो आई के बराबर होगा, आई डैश किसके बराबर होगा, आई के। और जो आर डैश है वो आर के बराबर होगा, तथा जो डेल्टा है वह डेल्टा यम के बराबर होगा। किसकी स्थिति में होगा यह, तो यह होगा अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश जो होगा वह आई के बराबर होगा, आर डैश जो होगा वह आर के बराबर होगा, डेल्टा जो होगा डेल्टा यम के बराबर होगा। तो हम लोग समीकरण 4 से क्या कह सकते हैं, देखिए क्या लिखना है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से यहाँ पर देखिए आर प्लस आर डैश है, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश के जगह पर क्या लिखा जाएगा, आर बराबर हो गया ए। तो दिस इंप्लाइड एट जोड़ा जाएगा तो 2r बराबर आएगा ए। तो दिस इंप्लाइड एट अगर यहाँ से हम लोग r का मान निकालें तो ये कितना आएगा, a/2 आएगा r का मान। और ये इक्वेशन हो, मान लीजिए इक्वेशन नहीं मानना है, ये छोड़ देना है।
ये तो समीकरण हम लोग कहाँ से निकाल दिए, 4 से। अब समीकरण 5 से देखिए क्या निकलेगा, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 5 से हमको क्या करना है कि जो आई डैश है, समीकरण 5 में क्या करना है, जो आई डैश है, यानी यहाँ पे डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम लिखना है, बराबर आई रहेगा प्लस आई डैश की जगह पर आई लिखेंगे माइनस ए। तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर आई और आई जोड़ा जाएगा तो 2i माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा डेल्टा एम, इधर आएगा तो प्लस ए बराबर हो जाएगा 2i। तो दिस इंप्लाइड दैट अगर यहाँ से i का मान निकाला जाए तो ये आएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाना है, स्नेल का नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम होता है, चलिए चित्र मिटा दे रहे हैं, चित्र की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से n बराबर सूत्र होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हो गया साइन आई की जगह पर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 हो गया, फिर अपॉन साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, a/2। यह यहाँ से लिखा गया है। तो यही होता है प्रिज्म की अपवर्तनांक का सूत्र, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।